12 मई सन 1739 की शाम दिल्ली में जबरदस्त चहल पहल। शाहजहानाबाद में चरागां और लाल किले में जश्न का समा था। गरीबों में शरबत, पान और खाना तकसीम किया जा रहा था। फकीरों को झोली भर भर कर रुपए अता हो रहे थे। मुगलिया दरबार में ईरानी बादशाह नादिर शाह के ऐन सामने मुगलिया सल्तनत के 13वें ताजदार मोहम्मद शाह रंगीला बैठे थे, लेकिन उनके सर पर शाही ताज नहीं था, क्योंकि नादिर शाह ने 2.5 माह कबल उनसे सल्तनत छीन ली थी। 56 दिन दिल्ली में रहने के बाद अब नादिर शाह के वापस ईरान लौटने का वक्त आ चुका था और वो हिंदुस्तान की बागडोर दोबारा से मोहम्मद शाह रंगीला के हवाले करना चाहता था। यूं तो नादिर शाह ने सदियों से जमा करदा मुगल खजाने पे झाड़ू फेर ही दी थी और शहर के तमाम उमरा की जेबें भी खाली करा ली थी, लेकिन उसे दिल्ली की एक तवाइफ नूरबाई ने खुफिया तौर पर बता दिया कि ये सब कुछ जो तुमने हासिल किया है वो उस चीज के आगे कुछ भी नहीं जिसे मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। नादिर शाह एक चालाक सियासतदान और घाट घाट का पानी पिए हुए था। इस मौके पर नादिर शाह ने वो चाल चली जिसे नहले पे दहला कहा जाता है। उसने मोहम्मद शाह से कहा कि ईरान में रस्म चली आती है कि भाई खुशी के मौके पर आपस में पगड़ियां बदल देते हैं। आज से हम भाई भाई बन गए हैं, तो क्यों ना इसी रस्म का अयादा किया जाए। मोहम्मद शाह रंगीला के पास सर झुकाने के अलावा उस वक्त कोई चारा न था। नादिर शाह ने अपनी पगड़ी उतारकर मोहम्मद शाह रंगीला के सर पर रखी और उसकी पगड़ी अपने सर पर रख ली और यूं दुनिया का मशहूर तरीन हीरा कोहिनूर हिंदुस्तान से निकलकर ईरान पहुंच गया। मुगल हुक्मरानों में वो बादशाह जिसकी सबसे ज्यादा किरदार कुशी की गई है वो मोहम्मद शाह रंगीला है, जो कि सन 1719 से लेकर सन 1748 तक मुगल सल्तनत का ताजदार रहा। आज की वीडियो में 13वें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की दास्तान हयात आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फो नेटवर्क और मैं हूं आमना कुल। शहजादा मोहम्मद शाह रंगीला अपने परदादा औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में सन 1702 में पैदा हुआ था। उनका पैदाइशी नाम तो रोशन अख्तर था, ताहम 29 सितंबर सन 1719 को सैयद बरादरान ने उन्हें सिर्फ 17 बरस की उम्र में मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बिठाने के बाद अबू अल-फतेह नसीरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का खिताब दिया। खुद उनका तखल्लुस सदा रंगीला था। इतना लंबा नाम कौन याद रखता। चुनाचे अवाम ने दोनों को मिलाकर मोहम्मद शाह रंगीला कर दिया और यूं वो आज तक हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में इसी नाम से ही जाने पहचाने जाते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला औरंगजेब आलमगीर के बाद क़यादत और सियासी अबतरी के बहरान में तवीलुल मुद्दत बादशाह गुजरा है। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी मुद्दत हुकूमत का ज्यादातर वक्त ऐश व निशात परस्ती में गुजारा। सल्तनत मुगलिया के जवाल का पहिया जो औरंगजेब आलमगीर के बाद से चलना शुरू हो चुका था, उसका खात्मा मोहम्मद शाह रंगीला के 27 साला तवील दौर में किया जा सकता था, मगर बदकिस्मती के बादशाह की ऐश पसंदी और बेफिक्री के सबब नज़्म व नस्क की जिम्मेदारी वुज़रा के कांधों पर थी, जिन्होंने मुगलिया सल्तनत का जनाजा ही निकाल दिया। निजामुल मुल्क आसिफ शाह जो एक मुखलिस अमीर था, हालात पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर वो भी हालात से मायूस होकर दक्कन वापस चला गया। मरहटों और सिखों की बगावत जिसे औरंगजेब आलमगीर ने कुचल कर रख दिया था, वो दोबारा सर उठाने लगी थी, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला इनसे बेखबर ऐश व इशरत में ही डूबा रहा। मौरखीन लिखते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐश तबाह गैर मुतवाजन शख्स था। 24 घंटे नशे में धुत रहता था और रक्सो सुरूर और फहाशियो उरियानी का दिल दादा था। वो कानून बनाने और कानून तोड़ने के खप्त में भी मुब्तला था। वो एक ऐसा पारासिफ्त इंसान था जो अचानक किसी शख्स को हिंदुस्तान का आला तरीन ओहदा सौंप देता था और जब चाहता तो सल्तनत के वजीर आजम को भी खड़े खड़े जेल भिजवा दिया करता। वो अक्सर दरबार में नंगा आ जाता था और दरबारी भी उसकी फर्मा बरदारी और अतात गुजारी में अपने कपड़े उतार दिया करते।
वो बाज़ औक़ात दरबार में सरेआम पेशाब कर देता था और तमाम मुअज़्ज़िज़ वुज़रा, दिल्ली के शुरफा और उस वक्त के उलमा वाह वाह कहकर बादशाह सलामत की तारीफ करते थे। वो बैठे बैठे हुक्म देता था कि कल तमाम दरबारी जनाना कपड़े पहन कर आएं और फलां फलां वजीर पाँव में घुंघरू बांधेंगे। वो दरबार में अक्सर ही ऐलान कर देता था कि जेल में बंद तमाम मुजरिमों को आजाद कर दिया जाए और इतनी ही तादाद के बराबर मजीद लोग जेल में डाल दिए जाएं। बादशाह के हुक्म पर सिपाही शहरों में निकलते और उन्हें रास्ते में जो भी शख्स मिलता वो उसे पकड़कर जेल में डाल देते थे। वो वजारतें तकसीम करने और खिलतें पेश करने का भी बेहद शौकीन था। वो रोज 5 नए लोगों को वजीर बनाता था और 150 लोगों को शाही खिलत पेश करता था और फिर अगले ही दिन ये वजारतें और खिलतें वापस भी ले ली जाती थीं। वो तवाइफों के साथ दरबार में आता। ये तवाइफों के उरूज का जमाना था। मारूफ तवाइफ नूरबाई और अदा बेगम के चर्चे आम थे। बादशाह का हुक्म था कि हिंदुस्तान की हर खूबसूरत औरत बादशाह की अमानत है और जिसने इस अमानत में खयानत की उसकी गर्दन काट दी जाएगी। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला काजी शहर को शराब से वुजू करने पर भी मजबूर किया करता था। तारीख लिखती है कि उसने अपने दौर में अपने अजीज तरीन घोड़े को वजीर मुमलिकत का ओहदा दे रखा था और ये घोड़ा शाही खिलत पहनकर वुज़रा के साथ भी बैठा करता था। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला ही वो बादशाह था जिसने बादशाह गुर सैयद ब्रादरान अब्दुल्ला खान सैयद और हुसैन खान सैयद को बड़ी ही चालाकी से कत्ल करा दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला के अहद हुकूमत में जब ऊद, बंगाल और दक्कन जैसी रियासतों के गवर्नरों ने बगावत कर दी तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इन बागियों की सरकोबी की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी राजधानी में मस्त रहा। यहाँ तक कि गैर मुल्की फातिहीन ने सूरत हाल से फायदा उठाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया और यूं ईरान के बादशाह नादिर शाह ने अपनी फौजों को हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी का हुक्म दिया तो सहमे हुए दरबारी दौड़ते चले आए और मोहम्मद शाह रंगीला को इसकी इत्तला दी। बादशाह सलामत ने कमाल बेनियाजी से कहा, हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी अभी तो नादिर शाह की फौजें दिल्ली से बहुत दूर हैं, उन्हें यहाँ तक पहुँचने में खासा वक्त दरकार होगा। दूसरी जानिब नादिर शाह की फौजें बिखरी हुई लहरों की तरह आगे बढ़ती रहीं और मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में यही जगाली की जाती रही कि हनूज दिल्ली दूर अस्त। जब नादिर शाह का फौजी काफिला दिल्ली के करीब आन पहुंचा तो बादशाह सलामत ने घबराकर शाही फौज की सफबंदी की और इस करोफर के साथ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए निकला कि उनकी फौज में लड़ाका सिपाहियों के मुकाबले में खिदमतगारों, बावर्चियों, माशकियों, कुलियों, तवाइफों, गुलकारों और मौसीकारों की तादाद कहीं ज्यादा थी। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के दरमियान जंग सन 1739 में करनाल के मकाम पर हुई, जो कि दिल्ली के शुमाल में तकरीबन 110 किलोमीटर पर वाक़या है। मोहम्मद शाह की 1 लाख से जायद फौज नादिर शाह की 55,000 फौज का मुकाबला न कर सकी। मोहम्मद शाह गिरफ्तार होकर नादिर शाह के साथ दिल्ली में दाखिल हुआ और अब मुगल खजानों की चाबियां नादिर शाह के हाथ में थीं। नादिर शाह ने शहर में दाखिल होते ही कत्लेआम का हुक्म दे दिया और यूं दिल्ली में लूटमार और गारतगरी शुरू हो गई। नादिर शाह जब दिल्ली से लौटा तो उसके हमरा बेशबहा दौलत थी। कोहिनूर, तख्त ताउस, हजारों हाथी और जंगी घोड़ों और जवाहिरात भी उसमें शामिल थे। जो माल और जवाहिर उसके हाथ लगे उनकी कीमत करोड़ों के करीब बताई जाती है। मौरखीन लिखते हैं कि नादिर शाह के हाथों मुगल सल्तनत को बदतरीन शिकस्त के बाद फिर संभलने का मौका नहीं मिला और बतदरीज हालात बिगड़ते चले गए। कसरते शराब नोशी और अफीम की लत ने मोहम्मद शाह रंगीला को अपनी सल्तनत ही की तरह अंदर से खोखला कर दिया था, इसलिए उनकी उम्र मुख्तसर ही साबित हुई। जब उनकी उम्र 46 वर्ष थी तो एक दिन उन पर अचानक गशी का दौरा पड़ा। हकीम ने हर दवा आजमा ली, आखिरकार उन्हें उठाकर
حیات بخش باغ منتقل کر دیا گیا، لیکن یہ باغ بھی ان کی زندگی کی گھڑیاں کچھ زیادہ طویل نہ کر سکا اور وہ ساری رات بے ہوش رہنے کے بعد اگلے دن چل بسا۔ انہیں نظام الدین اولیاء کے مزار میں امیر خسرو کے پہلو بپہلو دفن کیا گیا۔ یہ اپریل کی 15 تاریخ تھی اور سال تھا 1748 کا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک لحاظ سے یہ محمد شاہ کے لیے اچھا ہی ہوا، کیونکہ اسی سال نادر شاہ ہی کے ایک جرنیل احمد شاہ ابدالی نے بھی ہندوستان پر حملوں کی ابتدا کر دی تھی۔ ظاہر ہے کہ بابر، اکبر یا اورنگزیب کے برعکس محمد شاہ کوئی فوجی جرنیل نہیں تھا اور نادر شاہ کے خلاف کرنال کے علاوہ اس نے کسی بھی جنگ کی قیادت نہیں کی تھی۔ محمد شاہ رنگیلا مرد عمل نہیں بلکہ مرد محفل تھا اور اپنے پردادا اورنگزیب کے برعکس فنون حرب سے زیادہ فنون لطیفہ کا شیدائی تھا۔ بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے بعد ان کا بیٹا احمد شاہ بہادر اگلا مغل شہنشاہ بنا۔ احمد شاہ بہادر کا دور اقتدار کیسا تھا؟ کیا وہ اپنے باپ محمد شاہ رنگیلا کے ہی نقش قدم پہ چلے؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے مغلیہ سلطنت کی اگلی قسط میں۔